नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स जो है उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट हमने आपके लिए क्या कर दी थी, तैयार कर दी है। और उसी में हम क्या करने वाले हैं, एक और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोड है, ये आपका लास्ट कोड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स की पूरी सीरीज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और हिंदी ऑनर्स की तो पूरी सीरीज मैंने क्या करा दी है, कंप्लीट करा ही दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो भी इट मींस ऑनर्स की, बीए ऑनर्स की सारी ही क्लासेस आपको हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। कोई भी डाउट आपका फिर भी यदि बच जाता है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं दोस्त। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या परेशानी तो नहीं है ना? जल्दी बताइए दोस्त। चलिए, तो एक क्लास इसमें इंग्लिश मीडियम की मिलेगी आपको और एक क्लास इसके साथ मैं आपको हिंदी मीडियम में भी दूंगा। वही टॉपिक मैं यहां पर आपको कराऊंगा जो कि मोस्ट डिफिकल्ट भी है और बार बार एग्जामिनर ने पूछ रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लास है। पूरा बैच आपको हमारे एजुचक्र एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। चलिए कहानी को करते हैं स्टार्ट बिना देर किए, ध्यान से देखना। सबसे पहले कंटेंट टेबल क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। आज एक तो हम जानेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। एक तो ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का विकास किस तरीके से हुआ, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा मैं आपको बताऊंगा इसकी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक, क्योंकि बार बार एग्जामिनर ग्लोबलाइजेशन को आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया टॉपिक है, बिल्कुल मॉडर्न टॉपिक आप इसे कह सकते हैं। जहां पर ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि शासन को इलेक्ट्रॉनिकली आप चला रहे हैं, आईसीटी का यूज आप अपनी गवर्नेंस में कर रहे हैं। जब आईसीटी का यूज आप अपने शासन में करते हैं, इसे ई गवर्नेंस कहते हैं। तो ई गवर्नेंस कैन बी रिफॉर्म्ड थ्रू टेक्नोलॉजी, किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से ई गवर्नेंस को सुधारा जा सकता है, इसको आपको बताएं। द चैलेंजेस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखिए कुछ जगह ऐसी होती है, आप देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री में खोल रहा हूं, ध्यान से समझना। और ये इंडस्ट्री में चाहता हूं दो व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट हो, पब्लिक का भी हो और प्राइवेट अथॉरिटी का भी हो। मतलब यह है कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। बहुत सारी अथॉरिटी इंडिया में ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कहने लगे मेट्रो ही देख लीजिए, दिल्ली मेट्रो की बात करें तो इसमें दोनों मिलके काम करते हैं। भाई गवर्नमेंट भी काम करती है और साथ साथ आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी गवर्नमेंट के साथ साथ आपको यहां पर प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करता हुआ दिखाई देगा। तो इसको लेकर कौन कौन से चैलेंजेस है जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट एंड स्टडीज ऑफ कंफ्लिक्ट रिसोल्यूशन। जब भी हम प्रशासन की बात करते हैं दोस्त, जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं दोस्त, तो उसमें चैलेंजेस आना स्वाभाविक सी बात है। भाई ढेर सारी हायरार्की ऑफ पोस्ट होती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसमें कन्फ्लिक्ट होना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक सी बात है। तो कैसे हम कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं और इसका मतलब क्या होता है, दोनों मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है सिटीजन सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सिटीजन सेंटर का मतलब ये एक ऐसा प्रशासन जो डायरेक्टली किसको बेनिफिट हो, किसके लिए बेनिफिशियल हो, तो आप याद रखिए सिटीजन के लिए। तो एक ऐसा प्रशासन जो लोगों तक पहुंच रखता हो, लोगों की प्रत्येक समस्या का समाधान करता हो। ऐसे प्रशासन के लिए भारत में कौन कौन से इनिशिएटिव किए गए हैं। इनिशिएटिव समझते हो आप? इनिशिएटिव का मतलब होता है कौन कौन सी पहल, कौन कौन से नए इनोवेटिव आइडियाज आए हैं। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने आपके गेस्ट पेपर में डलवा दिए, जो कि एक पेड गेस्ट पेपर आपके लिए होने वाला है दोस्त। ये आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप नंबर पर आपको पेड गेस्ट पेपर मिल जाते हैं। ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही है नहीं आ रही, बताइए दोस्त। आगे चलिए, सबसे पहले द इवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या, सबसे पहले इसको समझिए। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस, एक इंपॉर्टेंट बात है, इंटरडिपेंडेंसी अमंग कंट्रीज, इकोनॉमीज एंड कल्चर, इसके साथ साथ सोसाइटीज। इट मीन सिर्फ इतना सा है कि जब पूरी दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग कल्चर आपस में एक दूसरे के साथ मिले जुले दिखाई दे, एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई दे, इसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया में मान लीजिए जैसे यूएनओ की बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो यूएनओ के माध्यम से 193 के आसपास देश क्या हैं, आप याद रखिए, एक साथ जुड़ जाते हैं। इस जुड़ने की प्रक्रिया को, इस इंटरकनेक्टेडनेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब लोगों का आपस में जुड़ जाना। इसका फायदा क्या क्या होता है भाई, क्यों होता है ग्लोबलाइजेशन? क्योंकि व्यापार तेजी से बढ़ने लगा है, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी है, लोगों का कम्युनिकेशन बढ़ने लगा है, लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है। और इन सभी रीजन से आप देखिए एक जगह के लोग दूसरी जगह भ्रमण भी करते हैं, भाई घूमते भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ता है। एक जगह से दूसरी जगह लोग व्यापार करते हैं, वस्तुओं का, सेवाओं का, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इसके कारण ग्लोबलाइजेशन आता है।
तो ग्लोबलाइजेशन का विकास एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ, कुछ स्टेजेस में हुआ। जैसे सबसे पहले एंशिएंट और मेडिवल एरा की बात करें तो सबसे पहले कुछ व्यापार के रूट्स बनाए गए थे, जैसे सिल्क रोड का नाम आपने सुना होगा, मैरीटाइम ट्रेड का नाम आपने सुना होगा। इससे क्या होता था, ग्लोबल इंटरकनेक्शन या फिर आप कह सकते हैं ग्लोबल इंटरेक्शंस की शुरुआत हुई। तो शुरुआत कहां पे हो गई थी ग्लोबलाइजेशन की? एंशिएंट टाइम में हो गई थी, मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर ही हो गई थी। लेकिन ये इतना विकसित क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं थी, एयरप्लेन्स नहीं थे, है ना, उस एडवांस टेक्नोलॉजी का अभी तक इनोवेशन नहीं हुआ था जिसके कारण व्यापार तेज हो सके। लेकिन सिल्क रोड तो बहुत पुराना है आपका। इसके बाद कॉलोनियल एक्सपेंशन, फिर क्या हुआ, कॉलोनियल एक्सपेंशन हुआ, जहां पर यूरोपियन कंट्रीज ने अलग अलग देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू किया और उसके बाद वहां से व्यापार और तेज हो गया। जैसे कॉलोनियल एक्सपेंशन में ही आपको पता है इंडिया भी किसका, ब्रिटेन का गुलाम था एक समय पर। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो ब्रिटेन करता क्या था, भारत के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही तो करता था भाई। भारत से इंपोर्ट क्या करता था, बिना बनाई हुई कच्चा माल, है ना, रॉ मटेरियल भारत से इंपोर्ट करता था, और भारत में एक्सपोर्ट क्या करता था, बनी बनाई महंगी वस्तुएं। ये आपको याद रखना है। तो एक समय था जब सिल्क रोड के माध्यम से आप कह सकते हैं टेक्सटाइल्स का या फिर किसी भी चीज का व्यापार होता था, और एक समय वो आया जब कॉलोनियल पीरियड में यूरोपियन कंट्रीज ने दुनिया के अलग अलग देशों को गुलाम बनाना स्टार्ट किया, तो ग्लोबलाइजेशन और बढ़ा। फिर आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, आपको पता है, जहां पर नई नई इंडस्ट्री लगाई गई। अब इंडस्ट्री के अंदर आपने इंडस्ट्री तो लगा दी, जब उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होगी, चीजें बनाई जाएंगी, तो क्या रॉ मटेरियल नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा। और सारा रॉ मटेरियल एक ही देश के अंदर मिल जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में नई नई इंडस्ट्री लगने के बाद जो नीड है, रॉ मटेरियल की नीड उत्पन्न हुई और उस रॉ मटेरियल को अलग अलग देशों से मंगाया जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ और इंटरनेशनल ट्रेड सामने आया कि अब दुनिया के अलग अलग देश आपस में व्यापार करने लगे। फिर जब पोस्ट वर्ल्ड वार का समय आया, मतलब 1945 के बाद का समय, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आपका क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, उसके बाद तो ग्लोबलाइजेशन अल्टीमेट लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जैसे यूनाइटेड नेशन, यूएनओ है आपका, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और आपका गेट संगठन है। गेट संगठन भी यहीं पर बना था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये सारे संगठन बनने के बाद तो व्यापार अल्टीमेट लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि व्यापार के नियम तय होने लगे और व्यापार को एक आवश्यक आप कह सकते हैं एक्टिविटी के रूप में देखा गया। और आज का जो समय है, जो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी मतलब 2001 से लेकर 2099 तक का जो समय है दोस्त, इसकी यदि बात करें तो 21st सेंचुरी में तो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन है, हाईली इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी है, इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल कम्युनिकेशन है। यहां बैठे बैठे हम अमेरिका के टीचर से पढ़ सकते हैं और अमेरिका का टीचर वहीं बैठे बैठे हमें पढ़ा सकता है। यहीं बैठे बैठे हम आईफोन ऑर्डर कर सकते हैं अमेरिका से, जो हमारे घर डिलीवर हो जाएगा। तो अब तो अल्टीमेट लेवल पर चीजें क्या हो चुकी है, पहुंच चुकी है। यही है ग्लोबलाइजेशन। क्लियर दोस्त, क्या आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन की विशेषता क्या होती है? ग्लोबलाइजेशन में फ्री ट्रेड होता है, मुक्त व्यापार होता है, ग्लोबल सप्लाई चेन होती है, मल्टीनेशनल कोऑपरेशंस यहां पर आती है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो है दोस्त, वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो एक देश में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में काम करती है। अब एप्पल कंपनी सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती, सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। सैमसंग एक मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो ढेर सारी कंपनी ऐसे जो अलग अलग देशों में काम करती है, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हुआ है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन ने ही टेक्नोलॉजी को बहुत आगे बढ़ा दिया है। अब इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ चुका है। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, लोगों का इंटरेक्शन बढ़ा है थ्रू मीडिया। मीडिया सिमिलर लाइक सोशल मीडिया। अब आप देखेंगे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे सिर्फ आपकी आईडी नहीं है बल्कि इंटरनेशनल प्रत्येक व्यक्ति की आईडी आपको वहां पर मिल जाएगी। पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस, और आपको पता है आज के समय कोई भी राजनीतिक फैसला केवल सरकार खुद नहीं ले सकती। अब पॉलिसी मेकिंग को हमें सबको ध्यान में रखकर करना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी देश की सरकार ने ये पॉलिसी अपना ली कि कोई भी व्यक्ति देश के बाहर नहीं जाएगा, है ना, एक तरीके से आप कह दीजिए कंजर्वेशन की पॉलिसी अपना ली, संरक्षणवाद की पॉलिसी अपना ली, तो इससे बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है। जैसे आप देखिए पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस जिनको मिली हुई है, जैसे अमेरिका जैसे देश, ये क्या करते हैं अपने हिसाब से। अभी डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बने हैं, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे जैसे ही नई पॉलिसीज लागू की उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा, क्योंकि सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट भी हो रहा है, जैसे आप देखिए ग्लोबलाइजेशन के कारण जो क्लाइमेट चेंज है, विश्व का तापमान लगातार बदल रहा है, गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, सर्दी उससे अधिक पड़ती है, मौसम में अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। ये क्लाइमेट चेंज है, यानी क्लाइमेट अब स्टेबल नहीं रहा है। ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक इंपैक्ट है। अभी आपने देखा था कोरोना वायरस की बात करें तो जो कोविड-19 जिसे हमने नाम दिया था, ये किसी एक देश में पनपा था। मैं नहीं कहता कि ये कहां पनपा था, पर मैं फिर भी कहता हूं जिस भी देश में इसका ओरिजिन था, ये सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहा। क्यों? लोगों की आवाजाही ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण लोग एक दूसरे से इस हद तक कनेक्ट हो गए हैं कि इसका सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट अब नहीं पड़ता, बल्कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी अब पड़ने लग गया है दोस्त।
क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए। यहां तक बात समझ में आपको आई या नहीं आई? आगे चलिए। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस कैन बी रिफॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी। तो जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस मैंने आपको बताया था, सरकार की जितनी भी सर्विसेज हैं वो किस पे मिलेगी? थ्रू इंटरनेट मिलेगी। और अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी, टेक्नोलॉजी में प्लस पॉइंट होगा, तो सीधी सी बात है ई गवर्नेंस में भी प्लस पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। ई गवर्नेंस रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो किसमें? गवर्नमेंट सर्विसेज में। अब आप बताइए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी बनवाइए, ऑनलाइन आप रजिस्टर कीजिए, डायरेक्टली आपके घर पर बन के क्या हो जाता है? वो आ जाता है। बस ड्राइविंग लाइसेंस में इतना है कि आपको ड्राइविंग टेस्ट देना जाना होता है, इसके अलावा सभी कुछ ऑनलाइन मोड में अब मिलने लगा है। बहुत सारे सरकार ने पोर्टल बना रखे हैं। तो यदि टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लैक चेन ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, या फिर मोबाइल गवर्नेंस है, इन सभी के माध्यम से टेक्नोलॉजी क्या करती है? ई गवर्नेंस को बेहतर बनाती है। अब जैसे आप एआई को ही देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है? बहुत बड़े डाटा में से जो हमें चाहिए होता है तुरंत निकाल के देती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान के चलिए, मान लीजिए हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं, हमें किसी सवाल का आंसर चाहिए, तो हमें हर वेबसाइट को खोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली चैट जीपीटी पर डालिए, ये आपको आंसर खुद निकाल के दे देगा। ये है आज के समय का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यदि इसको हम गवर्नमेंट पोर्टल्स पर भी अप्लाई कर दें तो लोगों को काम बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? एंश्योर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस। अब आपको पता है आज के समय यूपीआई का जमाना है, मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं तो कैसी होनी चाहिए? ब्लॉकचेन फॉर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारी ट्रांजैक्शंस अगर मेरे और किसी सेकंड पर्सन के बीच में हो रही हो तो थर्ड पर्सन को उसका ना पता हो। बात समझ में आई? प्रोटोकॉल का फॉलो होना चाहिए। गवर्नमेंट कैन यूज डाटा एनालिटिक्स टू इंप्रूव पॉलिसी मेकिंग। और आपको पता है आज के समय में अच्छे खासे डाटा एनालिटिक्स के क्या है? ढेर सारे एप्लीकेशन, ढेर सारे पोर्टल बने हुए प्राइवेट सेक्टर ने बना रखे हैं। उनका यूज करके गवर्नमेंट अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकती है और उसके माध्यम से अपनी पॉलिसीज को पहले की तुलना में बेहतर बना सकती है। इसके अलावा डाटा स्टोरेज और आप कह सकते हैं एक्सेस अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। अब कई डिपार्टमेंट्स, अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था कि होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है और दूसरी तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये दोनों अलग अलग वर्क कर रहे हैं। नहीं, आज के समय में ये दोनों भी क्या है? इंटरकनेक्टेड है। थ्रू किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्टेड है। इसके फैसले का इंपैक्ट आप यहां देख सकते हैं, इसके फैसले का इंपैक्ट आप यहां देख सकते हैं। हर जगह एक दूसरे से बातचीत करके चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है ये कहां से आई है? क्योंकि अब देखिए हर डिपार्टमेंट थ्रू द इंटरनेट जुड़ा हुआ है। एक इंफॉर्मेशन को सरकार बनाती है कहां पर? कैबिनेट में, है ना, और 1 मिनट में वो सभी स्टेट के कैबिनेट सेक्रेटरी तक क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। बात समझ में आई? आगे चलिए। मोबाइल गवर्नेंस में अब क्या होता है कि आप सरकार की सभी फैसिलिटीज को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के माध्यम से, अब आपको लैपटॉप की जरूरत भी नहीं है, मोबाइल के माध्यम से आप चीजें क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक जीता जागता एग्जांपल मैं दूंगा कि आज के समय बच्चे जब इग्नू का फॉर्म भरते हैं, एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो बहुत 90% बच्चे क्या करते हैं? लैपटॉप से भरते हैं। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरने के लिए मोबाइल का यूज वो कर लेते हैं। बहुत हाइपर केसेस में गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भी लोग मोबाइल से ही भर देते हैं। ठीक है, क्या आपको यहां तक बात समझ में आई? लेकिन इसमें थोड़े से चैलेंजेस है दोस्त। पहला चैलेंजेस ये अनइक्वल एक्सेस टू डिजिटल सर्विसेज। अब आपने सब कुछ ऑनलाइन तो कर दिया, लेकिन जिन लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है उनके लिए तो बिल्कुल कबाड़ है ना ऑनलाइन चीजें। जिन लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है इसको चलाने की, या फिर जिन लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है। आप कहेंगे सर क्या ऐसा भी मुमकिन है? बिल्कुल, भारत में आज भी कुछ ऐसे गाँव है जहां पर एक भी टावर नहीं है, ना इंटरनेट है, ना सिम चलाते हैं लोग। ऐसी कंडीशन में आप बताइए उनके लिए सी गवर्नेंस का क्या फायदा है? दूसरी चीज, आपको पता है सब कुछ इंटरनेट पे हो जाएगा तो कुछ चोर उचक्के कहां बैठेंगे? इंटरनेट पर ही बैठेंगे। तो साइबर क्राइम जो लगातार बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ क्या कदम है? भाई साइबर क्राइम्स आपने देखा होगा, अक्सर हम जब कॉल मिलाते हैं वो कहता है कि ये वाला स्कैम हो रहा है, इससे बचिए, वाला स्कैम हो रहा है, उससे बचिए। कोई वीडियो कॉल करके आपको डराता धमकाता है पुलिस की वर्दी पहन के, उससे बचिए। तो 36 चीजें हैं। ब्यूरोक्रेटिक आप कह सकते हैं रेक्विटेंस टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। तो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए हमें अपने ब्यूरोक्रेट को क्या करना पड़ेगा? उन्हें भी तो इंप्रोवाइज करना पड़ेगा, है ना। जो हमारे नौकर्स हैं उनको भी तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सिखानी पड़ेगी। ई गवर्नेंस का सही यूज तो वही करेंगे ना। चलिए दोस्त, अब आता है आपका कि जब हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप की बात करते हैं, इसे ट्रिपल P कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कोई भी बिजनेस में यदि सरकार का और प्राइवेट सेक्टर दोनों का योगदान हो जाएगा तो बड़ा आसान हो जाएंगी चीजें। लेकिन इसमें चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है? देखिए, एक ऐसा कॉर्पोरेट अरेंजमेंट जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं, इससे फायदा डायरेक्टली किसको पहुंचेगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा। लेकिन इसमें चैलेंजेस हैं दोस्त।
चैलेंजेस सिर्फ इतना सा है, कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज, अनक्लियर फ्रेमवर्क्स कैन हिंडर एक्विजिशन। बस सीधी सी बात यह, सरकार कह तो देते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन के लिए तैयार है, लेकिन उसमें इतने सारी शर्तें होती हैं कि जल्दी से चीजें नहीं हो पाती और पूरी क्लियर नहीं होती चीजें, तो उससे भी क्या होता है, बड़ी रुकावटें पैदा होती हैं। दूसरी चीज है कॉस्ट ओवररन्स, मतलब फंडिंग शॉर्टेज कैन अफेक्ट प्रोजेक्ट वायलेबिलिटी। अब सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया और किसी कंपनी को थमा दिया, लेकिन सरकार ने आगे फंड ही नहीं दिया, फंडिंग शॉर्टेज सबसे बड़ा होता है। अब मान लीजिए एमसीडी का कोई प्रोजेक्ट था साफ सफाई का और किसी कंपनी को दिया है, लेकिन उस कंपनी तक पैसा पहुंचा ही नहीं, तो यहां से भी क्या होता है, ये जो पीपी और ये पी है ना, यानी कि पब्लिक प्राइवेट और बीच में जो आप कहेंगे पार्टनरशिप है, ये फंडिंग की वजह से क्या हो जाती है, बिल्कुल यूजलेस हो जाती है, पैसा नहीं पहुंच पाता। कई बार प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट में लीड टू प्रॉफिट ड्रिवन। आपको पता है गवर्नमेंट का हर प्रोजेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट का हर प्रोजेक्ट पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर काम करता है सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही प्राइवेट सेक्टर किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है, वहां से पब्लिक वेलफेयर घटता चला जाता है, फिर वो प्रॉफिट मेकिंग प्रोजेक्ट बनता चला जाता है, तो इससे सीधा नुकसान जनता का है। दूसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज। अक्सर ये होता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट का कबाड़ा हो गया तो गवर्नमेंट ने किया है, और सीधी सी बात है, और अगर फायदा हुआ तो प्राइवेट सेक्टर का होगा, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क इसे ही कहते हैं दोस्त। इसके अलावा पब्लिक ओपोजिशंस, कई बार क्या होता है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट पब्लिक भी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। भाई फॉर एग्जांपल के लिए सरकार ये घोषणा कर दे कि जैसे रेलवे पूरी तरीके से, जो रेलवे इंडस्ट्री है हमारी इंडिया की, पूरी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर है। अब सरकार कह दे कुछ 33% तक प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, तो इस चीज के खिलाफ लोग खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इससे टिकट प्राइस भी बढ़ेगा। हालांकि फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, लेकिन टिकट प्राइस बढ़ेगा। लोगों को फैसिलिटीज से लेना देना नहीं है, लोगों को लेना देना है कि क्यों इनको डाला जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर से कई बार परेशानी जनता को भी हो जाती है, सिंपल वर्ड में आप ये बात कह सकते हैं। अब देखिए कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या होता है, स्कोर समझिए। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब होता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स होने लगे और हम क्या कर रहे हैं, कुछ सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रक्रिया को कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कहते हैं। कोई दुनिया की मुझे ऐसी कंपनी, ऐसी संस्था, ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बता दो जहां 2 अधिकारी, 2 कर्मचारी, 2 वॉलंटियर्स के बीच में झगड़ा ना होता हो। अभी झगड़े का मतलब मार पिटाई नहीं है, बस यह द्वंद्व हो जाना, किसी बात में अपोजिट होना। भाई अधिकारी कह रहा है ऐसे, एम्प्लॉय कह रहे हैं ऐसे, यही कन्फ्लिक्ट होता है, थिंकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है नेगोशिएशन, मोल भाव कर लो। भाई तू कह रहा है 50, मैं कह रहा हूं 80, 60 पे आकर डील डन करते हैं। नेगोशिएशन एक तरीका हो सकता है, मेडिटेशन एक तरीका हो सकता है, और सबसे बेहतरीन तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि लाइफ स्किल भी होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपका एक लाइफ स्किल्स में अंदर आता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप डाल सकते हैं। आगे देखिए स्टेजेस ये होती है कि सबसे पहले कन्फ्लिक्ट को समझिए। हम लड़ रहे होते हैं, हमें यही नहीं पता होता मुद्दा क्या है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट का या प्राइवेट कॉर्पोरेशन का हिस्सा बन गए और हमारा किसी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कन्फ्लिक्ट फर्स्ट। पहले हमें कन्फ्लिक्ट को समझना है, फिर उनसे बातचीत कायम करनी है, डिस्कशन कायम करना है उसी कन्फ्लिक्ट को लेकर, फिर थोड़ा नेगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया ना, मैं कह रहा हूं 50 होना चाहिए, वो कह रहा है 80 होना चाहिए, चलिए 60 में डील को क्या करते हैं, डन करते हैं। तो थोड़ा मोल भाव होना चाहिए, कुछ पोटेंशियल रीजन हमें यहाँ पे निकालने होंगे, कुछ सोल्यूशंस निकालने होंगे। मेडिटेशन, एट्रीब्यूशन आप यहाँ पर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप रिजोल्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। भाई हो सकता है कि आप किसी एग्रीमेंट तक पहुंच जाएं, और जब आप उस एग्रीमेंट पे साइन कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी, आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, एकदम से चीजें नहीं होती ठीक, आपको करनी पड़ेंगी, पूरे स्टेप फॉलो करेंगे तब जाके आपकी चीजें क्या होंगी दोस्त, यहां पर ठीक होती आपको दिखाई देंगी। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए इनिशिएटिव इन सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एक ऐसा प्रशासन जिसमें लोग इंपोर्टेंट है, मतलब फोकसिंग ऑन, इस लाइन को समझिए, फोकसिंग ऑन मेकिंग गवर्नेंस मोर ट्रांसपेरेंट। मतलब सरकार जो कुछ भी कर रही है वो जनता की आंखों के सामने होना चाहिए, कुछ भी लुका छुपा सा नहीं होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल। सरकार जो कुछ भी कर रही है जनता उस पर जवाब मांग सकती है, और सरकार जो कुछ भी कर रही है वो जनता की आवश्यकता के अकॉर्डिंग अगर कर रही है तो दैट इज सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जिसके सेंटर में कौन होंगे, नागरिक होंगे। इसकी खास बात यह, जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को आप देखिए, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सरकार अपने लिए डेवलप नहीं कर रही है, सरकार चाहती है जनता को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। जितनी भी लाइनों में तुम्हें धक्के खाने पड़ते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, आरटीओ ऑफिस में लगी हुई है 3-3 किलोमीटर की लाइन, उसको हटाइए, सब चीजों को ऑनलाइन कर दीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, क्यों आया, ताकि सरकार जो कुछ भी कर रही है, सरकार की हर गतिविधि की इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार हमारे पास हो।
इसके अलावा माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में अपना पूरा पार्टिसिपेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को। इसके अलावा ई गवर्नेंस इंस्टीट्यूट्स, आपको पता है उमंग कार्यक्रम है, डिजी लॉकर जहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली लॉक रहते हैं, आधार कार्ड जो है आपका फॉर सीमलेस सर्विस एक्सेस, ठीक है। इसके अलावा जनधन योजना, जहां पर हर व्यक्ति को फाइनेंशियल या फिर बैंकिंग फील्ड से जोड़ने के लिए उसका जीरो बैलेंस खाता खोला गया था। भाई हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट होना चाहिए, इसके लिए आई थी जनधन योजना। स्वच्छ भारत अभियान का नाम आपने सुना होगा, लोगों को सफाई की राह पर लेकर जाने के लिए। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें क्या था, करप्शन को कम करके जनता तक डायरेक्टली सब्सिडी पहुंचाना, ये था। तो ये सारी पॉलिसीज अभी देखेंगे आप, डायरेक्टली फायदा किसको पहुंचा रही है, जनता को ये सारी पॉलिसीज फायदा उठा रही है, जनता को पहुंचा रही है, इसलिए इनको कहते हैं सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर दोस्त, चलिए तो उम्मीद है आप एक अच्छे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़कर। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।